अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि बानी पीटीआई की तरफ से एहतजाज की फाइनल कॉल के बाद पार्टी के अंदर अंदरूनी जंग का सिलसिला जारी है। एक जानिब जहां पर बुशरा बीबी ने तमाम पार्टी रहनुमाओं को ये वाज़ेह तौर पर हदायत दी कि आपने हर सूरत डी चौक पहुंचना है और हर रहनुमा को 10,000 कारकुन साथ लाने की हिदायत की गई है, और अगर कोई गिरफ्तार हुआ या मतलूबा अफराद लाने में कामयाब ना हुआ तो उसकी फिर पार्टी से छुट्टी। एक जानिब बुशरा बीबी ने बराह रास्त पार्टी रहनुमाओं को हिदायत देने का सिलसिला शुरू किया है, तो दूसरी जानिब एक पार्टी के और सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं ना वो बुशरा बीबी की कॉल पर बाहर निकलेंगे, ना ही अलीमा खान की कॉल पर बाहर निकलेंगे, बल्कि जब पार्टी रहनुमा कारकुनों को हिदायत देंगे तो वो फिर ही डी चौक पहुंचेंगे। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर फाइनल कॉल का क्या बनेगा, और इसके साथ बात करेंगे जहां पर सोशल मीडिया के ऊपर, बिलखसूस एक्स के ऊपर हम बात करें तो वहां पर साने 9 मई के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई और उसके साथ साथ एहतजाज की फाइनल कॉल की गुज़श्ता रोज भी टॉप ट्रेंडिंग में रही। आज भी इन दोनों इशूज़ के ऊपर टॉप ट्रेंड बनने का सिलसिला जारी है। क्या आने वाले दिनों में साने 9 मई के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होने का टॉप ट्रेंड दुरुस्त साबित होगा, या एहतजाज की फाइनल कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकासद है उनको हासिल करने में कोई मददगार साबित होगी? तो इसके ऊपर भी तफसील के साथ बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि तहरीक इंसाफ के अमरीकी हमायतियों ने एक और यू टर्न लेते हुए एक मरतबा फिर अमरीकी मुदाखलत नामंजूर से अमरीकी अदम मुदाखलत नामंजूर का दोबारा सफ़र शुरू किया है। क्यों एक मरतबा फिर अमरीका से इतनी बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता की गई हैं, और उन तवक्कुआत में सिर्फ और सिर्फ बानी पीटीआई की रिहाई, शाह महमूद कुरैशी की रिहाई और दीगर पार्टी कारकुनों की रिहाई की तो बात की गई है, तहम दहशतगर्दी समेत या मकबूजा कश्मीर के अंदर जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हैं उनका कहीं भी इस खत के अंदर कोई जिक्र मौजूद नहीं है। और इसके साथ आपको बताएंगे कि पासपोर्ट डायरेक्टरेट जिसने अवाम को सहूलियात फराहम करने थी वो अरबों रुपये रेवेन्यू कमाने का जरिया बन चुका है। और उसके साथ साथ नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो मुमकिन तौर के ऊपर पॉलिसी हो सकती है, उस पॉलिसी के नतीजे में रोजवेल्ट होटल जो न्यूयॉर्क में वाक़ है उसकी एक डील हुई थी सिटी गवर्नमेंट के साथ $228 मिलियन की। इस डील को किस खतरे का सामना है, और आपको बताएंगे वफाकी हुकूमत ने फर्टिलाइजर कंपनियों को डीएपी खाद की कीमत फौरी तौर पर 3,000 रुपये फी बोरी कम करने की हिदायत की है। ये हिदायत क्यों की गई है, लेकिन फर्टिलाइजर कंपनियां लेतो लाल से काम ले रही हैं। तो इन इशू पर बात करने के स्टूडियो में मेरे साथ होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार ख्वाजा मतीन साहब, जबकि टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब। नकवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसे गुज़श्ता 2 से 2.5 सालों में शदीद मुश्किलात का सामना रहा, कई चैलेंजेस का सामना रहा, और पार्टी अपनी बका से लड़ती हुई आज इस पोजीशन पर मौजूद है कि बानी पीटीआई को रिहा करवाने के लिए एहतजाज की फाइनल कॉल दी जा चुकी है। 24 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई, लेकिन पार्टी के अंदर सर इख्तलाफात और अंदरूनी जंग है वो थमने का नाम नहीं ले रही। बुशरा बीबी अब फ्रंट एंड से रहनुमाओं को डायरेक्शन दे रही हैं। दूसरी जानिब पार्टी की सीनियर क़यादत यह समझती है कि ना तो हमें इस मौके के ऊपर एहतजाज करना चाहिए था और ना ही बुशरा बीबी और अलीमा खान की कॉल के ऊपर कारकुन बाहर निकलेंगे। आप क्या समझते हैं सर? ये सारा बयानिया जो है ये हुकूमत का है, हमारी पार्टी का तो बयानिया है ही नहीं। आपको अगर तहरीक इंसाफ के बारे में मालूम करना है तो तहरीक इंसाफ के घर वालों की बात को कोट कीजिए कि जी फिरदौस शमीम नकवी कह रहे थे, सलमान अकरम राजा ने ये कहा, उमर अयूब खान ने कहा, शिबली फराज ने कहा, हमाद अजहर ने कहा, अली अमीन गंडापुर ने कहा। ये किसकी बातें आप कर रहे हैं? तो नकवी साहब, क्या शेर अफजल मरवत ने नून लीग ज्वाइन कर ली सर? सर कर ली, मैंने तो ऐसी खबर कोई नहीं सुनी। अगर कर ली तो वो उनकी मर्जी है, वो उनसे पूछिए। नहीं, फिर वो आप कह रहे हैं ना कि पीटीआई ने किसी ने ऐसी बात नहीं की। अगर आप होल्ड करें तो हम आपको शेर अफजल मरवत का बयान सुन लीजिए। शेर अफजल मरवत का हम बयान सुना दे। मैं प्रोड्यूसर से कहूंगा कि शेर अफजल मरवत का जरा बयान चलाएं जो गुज़श्ता एक प्रोग्राम में उन्होंने अपनी एक ऑब्जर्वेशन दी। जी नकवी साहब, आपने सुना अब ये शेर अफजल मरवत साहब क्या कह रहे थे? बिल्कुल सही बयान दिया है उसने। आप तो मुझे वो सुना रहे थे जो वो पीएमएलएन ज्वाइन कर रहा था। नहीं, मैंने आपसे पूछा, आपने कहा कि हमें बताइए कि हमें से किसने ये बात की है, तो मैंने आपको सुनाया कि ये स्टेटमेंट मरवत साहब की है। मरवत साहब का ये बयान बिल्कुल दुरुस्त है। वेरी गुड। जिससे कि हमारी पार्टी मौरूसी सियासत पे यकीन नहीं रखती। बिल्कुल ठीक। ये दोनों ख्वातीन अलीमा बीबी और खान साहब की बेगम साहिबा, दे आर डूइंग अ ग्रेट सर्विस। वो खान साहब का असली पैगाम
हमें तो मिलने नहीं देते सियासी लोगों को। वो कहते हैं कोर्ट में जेल वाला क्या कहते हैं, आप मिल तो सकते हैं लेकिन सियासी बात नहीं करेंगे। अरे हम जाएंगे खान साहब से तो क्या बात करेंगे कि गुलाब के फूल के रंग आजकल बहुत अच्छे आए हुए। आपको कानूनी दायरे कार के अंदर रहते हुए जमहूरी इक़्तिदार के मुताबिक स्ट्रगल करनी चाहिए। आपको जीएचक्यू के ऊपर किसी सूरत हमला नहीं करना चाहिए, शोधा की यादगारों को किसी सूरत नहीं जलाना चाहिए, तो उन रेड लाइंस को तो क्रॉस नहीं करना चाहिए ऐसी स्ट्रगल में। सर मुकम्मल कर लिया आपने अपना चार्ज। एक सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए, एक जुडिशियल इंक्वायरी करा दीजिए इसके ऊपर 9 मई पे। जितने शहर थे सारे शहर की सीसीटीवी फुटेज गायब। नहीं, आज जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं सारे शहरों की उन्होंने आज फुटेज दिखाई है टेलीविजन पर। और इंसाफ का आलम यह है कि जो आदमी बयान दे दे उसने कोई चीज नहीं जलाई, कोई चीज नहीं तोड़ी, वो माफ। और जो बयान ना दे वो सबसे बड़ा मुजरिम, दहशतगर्द, शुहदा की बेहरमती कर दी। ये कहाँ का इंसाफ है? नहीं, वो उस दिन फिर 9 मई को सर आज देखिए, छोड़िए, अभी परसों बयान दिया नैब ने 1 साल कैद रखने में खान साहब को, 9 माह उनकी बेगम साहिबा को। और बयान क्या दे रहे हैं कि हमने पिछला केस गलत किया था, अब हमें एब इनिशियो शुरू करने दीजिए। वाह, ये है आपका मुल्क। क्या हाल कर दिया है, बनाना रिपब्लिक बना दिया इन लोगों ने, ये हाइब्रिड रिजीम ने। और आप कहते हैं एहतजाज ना करो। नहीं, 9 मई को नकवी साहब ये बताइए कि किसने तोड़फोड़ की थी? एहतजाज कर रहे हैं। ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रहेगा अगर इन लोगों को नहीं हटाया। बिल्कुल ठीक नकवी साहब, हम कोई नहीं कह रहा कि आप एहतजाज न करें, एहतजाज आपका आईनी और कानूनी हक है, लेकिन आप डी चौक तक पहुंच नहीं पाते, कारकुन गिरफ्तार हो जाते हैं, आंसू गैस खाने के बाद लोग, जो आपकी क़यादत है वो मंजर से गायब हो जाती है, तो फिर कारकुनों की तवानाइयां ज़ाया हो रही हैं। जनाब आली, ये फिर आप जो पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी ये क़यादत ने सिंबल पार्टी का ले लिया गया, पार्टी का नाम ले लिया गया, मुख्तलिफ उस पर लड़ाया गया, तब भी हमने 2/3 अक्सरियत जिता के दिखा दी। हम जब कॉल दिए उसे कहा कितने, वो नकवी ने, कि कोई आके दिखाए तो डी चौक तक जी। हमने डी चौक पे आके कंटेनर हटा के दिखाए। उसे कहा पिंडी लाहौर आके दिखाए, हमने लाहौर में जलसा करके दिखाए, बगैर अली अमीन गंगापुर के भी। हमने हर चीज जो हमें करके दिखानी थी वो हमें पता है, हम अपने तरीके से चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन साहब आप खुद साहिब बसीरत सियासतदान हैं, 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल को किस हद तक पार्टी के लिए, बानी पीटीआई के लिए आप प्रोडक्टिव साबित होता हुआ देख रहे हैं और समझते हैं कि एक पुरअसर किस्म का एहतजाज होगा जिसके नतीजे में आपके मुतालबात पूरे हो जाएंगे? आप किस हद तक पुरुमीद हैं? सर मैं ये जानता हूं, हमने जो फैसला किया है वो ये है, हम घर में चैन से नहीं बैठेंगे। ठीक। कितने अरसे चलेगा ये एहतजाज मुझे नहीं पता, क्या क्या सूरत इख्तियार करेगा ये भी मैं नहीं बताने को तैयार, मेरी प्रेडिक्शन जरूर है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि अब ये हुकूमत, ये हाइब्रिड रिजीम हमें मंजूर नहीं है। देखना ये है कि कितने पाकिस्तान के लोग हमारा साथ देते हैं और बात समझते हैं कि हम जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि पूरा मुल्क हमारे साथ देखेगा। ठीक। नकवी साहब, मैं खास साहब आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे, कोई भी आप बड़ी मूव करते हैं हुकूमत वक्त के खिलाफ तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। ये पॉजिटिव तो आपने बात कर दी, आप हर सूरत डिटरमिनेड हैं, आप इसके भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे, लेकिन आपने सोचा है कि जिस तरीके के साथ माजी करीब के अंदर आपके एहतजाज के सिलसिले हुए, जिस तरीके के साथ आपने कुछ अहदाफ हासिल करने की कोशिश की वो नहीं हो पाए, क्या इस मरतबे के एहतजाजी कॉल से उसके रिपरकशंस क्या होंगे, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, जो पार्टी के लिए क्या मजीद मुश्किलात का बायस तो नहीं बनेगा ये एहतजाज? जी मैं आपको बताता हूँ, वो इस पार्टी को बैन कर देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अच्छा। वो बाकी क़यादत को भी जेल में डाल देंगे। वो इस्लामाबाद को डबल कंटेनर आबाद बना देंगे। पिछली दफा सिंगल कंटेनर आबाद था, अब के डबल कंटेनर आबाद बन जाएगा। अभी तक उन्हीं ने पिछले एहतजाज में 2,500 वर्कर अरेस्ट किए थे, अब के 10,000 कर लेंगे। रखेंगे किधर और कितने को डालेंगे जेल में? कब तक जुल्म करेंगे, कितना करेंगे?
कितनों के घरों में जाके बीवी बच्चों को उठा के लेके जाएंगे, कितने एमएनएज एमपीएस के हाथ तोड़ेंगे मरोड़ेंगे कि 26वीं तरमीम के लिए वोट दे दो। बहुत हो गया। ये बात कह रहा हूँ कि एहसास नहीं है, खास तौर पे जो हजरात कमेंट्री कर रहे हैं कि उनका मुल्क, मोहब्बत आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, ये मुल्क हमें सबसे ज्यादा अजीज है जी। सिर्फ मसला ये है कि वो लोग जो आइन की रूह को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो अपने अहद पैमान के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो ओथ वो लेते हैं उसको वायलेट कर रहे हैं। They take an oath, we shall not indulge in politics. For the last 75 years they've broken that oath. अच्छा नकवी साहब, ये बताएं कि जो आपने 5 अक्टूबर को एहतजाज किया था, इस्लामाबाद डी चौक में आप पहुंच गए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहाँ खाली कर दिया गया था डी चौक, जो अली मीन गंडापुर थे पख्तून हाउस चले गए थे। अब क्या समझते हैं 24 नवंबर को कितने लोग आ जाएंगे कि वो कोई एहतजाज नतीजा खेज बन सकेगा? किसी तरह लोग आएंगे, जलसा करेंगे और चले जाएंगे? देखिए ये आप समझते हैं कि ये हिकमत अमली हमारी है कि हम डी चौक पे आएंगे? हम कहीं भी जा सकते हैं, एक। दूसरी बात है कि हम सारा दिन रात आंख मचोली खेलते रहेंगे। ये कितने दिन तक कंटेनर लगा के शहर इस्लामाबाद और पिंडी को बंद रखेंगे? 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, और वो बंद कर देंगे तो कराची पोर्ट बंद हो गया, कराची एयरपोर्ट बंद हो गया, सुपर हाईवे बंद हो गई, मोटरवे बंद हो गई। कहां जाएंगे? जब अवाम फैसला कर लेती है कि नामंजूर का, तो फिर बांग्लादेश होता है, श्रीलंका होता है। खुदा ना करे इस मुल्क में ऐसा हो, लेकिन क्या आप समझते पिछली बार तो इतने लोग नहीं निकलते जो एयरपोर्ट बंद कर दें, हर चीज बंद कर दें? करे आप ये खुदा ना खास्ता ये कहते हैं इस मुल्क पे हमेशा फौज मुसल्लत है, आपके मुंह में खाक नहीं तो क्या करें, ये मुल्क श्रीलंका बन जाए, आप ये दुआ दे रहे हैं? मैंने ये नहीं कहा। आपने कहा है ये बांग्लादेश बन जाए, श्रीलंका बन जाए। बांग्लादेश के अंदर लोग अपने हकूक के लिए निकले, जमहूरियत के लिए निकले। एक डिक्टेटर से जिसने 95 ईयर ओल्ड आदमी को फांसी पे टांग दिया बिकॉज ऑफ सियासी बिलीव्स। आप ऐसा मुल्क चाहते हैं जहां ह्यूमन राइट्स की ये रिस्पेक्ट हो? मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। ओके नकवी साहब, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की आपने बात की। आपने अमेरिका से अब दोबारा खत लिखा है कांग्रेस के अरकान ने, वहां पर एक बड़ी मौसर लॉबिंग भी की गई। क्या तवक्को करते हैं कि जिन खदशात का, जिन चैलेंजेस का पीटीए को इस पाकिस्तान में सामना है, अमेरिका से कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस आ सकती हैं जिसके लिए आपके लिए कोई कंफर्ट क्रिएट हो सके, ये वायलेशन का सिलसिला रुक जाए, ऐसी तवक्को है? मेरी उम्र 16 साल थी 1971 में, ठीक है, और मेरे लिए 7वां बेरी बेड़ा आ रहा था पाकिस्तान को यकजा रखने के लिए। ओके। उस दिन के बाद से फिरदौस शमीम नकवी को अमेरिका से कोई उम्मीद नहीं है किसी सूरत की, बिल्कुल। और मेरी पार्टी में भी मैं यही, किसी को कोई उम्मीद नहीं है। बार बार कह रहे हैं कि हमने जो कुछ हासिल करना है अपने जोरे बाजू से करना है। हाँ, हमें खुशी है कि बाइडन से छुटकारा हासिल हुआ। चलें, ये तो खुशी है, अच्छी बात है आपको बाइडन से छुटकारा मिले, तो इस खुशी के नतीजे में कुछ ना कुछ तवक्को करती पार्टी, कुछ बेहतरी आएगी। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा। तवक्को मैं नहीं, सॉरी जी कि किसी चीज के खुश होने में जरूरी नहीं है कि तवक्को हो गई। ओके। मैं पाकिस्तान क्रिकेट में जीत गया ऑस्ट्रेलिया से, बड़ी खुशी हुई। ओके। मेरी तवक्कुआत में क्या बढ़ा? बिल्कुल ठीक। चलें, जबरदस्त। हमें खुशी है कि एटलीस्ट आपको भी कोई ना कोई खुशी ज़रूर मुयस्सर आ रही है, जो कि डेफिनेटली आपके मामलात के ऊपर भी अच्छे असरात मुरतब करेगी। लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा, आज दोपहर से बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो फ्रिक्वेंटली टॉक शोज में शिरकत करते हैं, उनके फ़ोन नंबर मुसलसल बंद मिल रहे हैं। हमारे साथ भी कुछ गेस्ट ने कमिटमेंट की, अब उनके फ़ोन नंबर भी बंद है। ये क्या वजह, राब्ता नहीं हो पा रहा? प्रॉब्लिटी ये है कि वो लोगों को थ्रेट आई है और वो अंडरग्राउंड चले गए, और इसलिए उन्होंने अपनी सिमें निकाल दी होंगी और वो अंडरग्राउंड बैठे हुए होंगे। इससे के माजी में यही होता आ रहा है। अगर वो अंडरग्राउंड चले गए तो फिर कारकुनों को कैसे सर वो इकट्ठा करेंगे, कैसे इस्लामाबाद पहुंचेंगे, कैसे एक्सप्रेसवे कराची को बंद करेंगे? उसी तरह पहुंचेंगे जिस तरह हमने कारकुनों को 8 फरवरी के दिन वोट देने के लिए निकाला था। उस वक्त भी हम अंडरग्राउंड थे।
चलो देखते हैं। बिल्कुल ठीक, 24 बिल्कुल ठीक। नवंबर नकवी को साहब आपका बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने कहा कि पार्टी क़यादत को कुछ खतरात हैं, गिरफ्तारियों के खदशात हैं जिसकी वजह से अंडरग्राउंड जा चुकी है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज तरीके से काम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और तवक्को करते हैं कि 24 नवंबर की कॉल फाइनल कॉल होगी और उसके बाद ये लामहदूद दिनों तक ये कॉल चल सकती है और इसी कॉल से ही PTI को अब अपनी आखिरी उम्मीदें वो बसते हैं जो अपने वो 4 अहम तरीन मकासद है वो पूरे कर सकेंगे, अपने अहदाफ हासिल कर सकेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद ख्वाजा मतीन साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लामाबाद के अंदर एक गैर मुल्की शख्सियत ने डेरे डाले हुए हैं, उनकी यहाँ पे आने का मकसद क्या है और क्या आने वाले दिनों में जो नए अमरीकी नौ मुंतखब सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनसे क्या वाकई ही बानी PTI को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई कंफर्ट मिल सकता है, कोई सपोर्ट मिलने का इम्कान है कि नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी से गुफ्तगू कर रहे थे। खास साहब, नकवी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी और आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि मकसद सिर्फ D चौक पहुँचना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहिया कर लिया है, चूँकि बानी PTI ने कहा है, बुशरा बीबी ने कहा है कि ये फाइनल कॉल है, 24 नवंबर को D चौक हर सूरत पहुँचेंगे। लेकिन नकवी साहब जो एक पर्सपेक्टिव दे रहे थे उसके मुताबिक D चौक पहुँचने के साथ साथ पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज का इरादा रखती है, सड़कें बंद करने का इरादा रखती है। इवन उन्होंने तो एयरपोर्ट्स तक बंद करवाने की उन्होंने पॉइंट आउट किया। ऑब्जेक्टिव ये है कि पैरालाइज कर दी जाए सब कुछ, कि हुकूमत घुटने टेक दे और बानी PTI की रिहाई का कोई रास्ता बन जाए और दीगर जो उनके मुतालबात हैं वो भी कुछ पूरे हो जाएं। या गार्डियन अखबार की वो रिपोर्ट जिसके अंदर कहा गया कि पाक फौज किसी सूरत डील करने के लिए तैयार नहीं है और जो कोशिशें की गई वो भी डील की बानी PTI की तरफ से वो भी कारगर साबित नहीं हुई। तो खासा अब मामला इस तरफ PTI ले जा रही है, जिसकी वजह भी थी जो कि हम तवक्को कर रहे थे कि शायद ये कॉल 20 जनवरी के बाद दी जाए, जब डोनाल्ड ट्रंप बरसरे इक़्तिदार आ चुके हों और उस वक्त उनको वहाँ से डेफिनेटली वहाँ पे लॉबिंग हुई है, वहाँ से उन्होंने कांग्रेस के अरकान को खतूत लिखवाए हैं, वहाँ पर कुछ पाकिस्तानियों ने फंडिंग भी की है जो अमेरिका का एक तरीक़ेकार है, तो वहाँ से उनको एक थोड़ी सी सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। लेकिन अचानक 24 नवंबर की कॉल मिलना, बुशरा बीबी का एक्टिव होना और एक पर्दे के पीछे बैठ कर उन्होंने कई मज़ीद पर्दे गिराने की कोशिश की है कि सब कुछ बस एक दफ़ा वाइंड अप हो जाए। तो खैर ये कैसे मुमकिन होगा उस वक्त जब आप सियासतदानों से आपने बात नहीं की, जहां आप डील करने की बात करते थे वहां से इनकार हो गया। अब जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं, अमेरिका के ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं और मुल्क को बंद करके अपने मुतालबात बनवाना चाहते हैं, क्या इस तरह कोई इम्कान हो सकता है कि इनका इतना बड़ा मुतालबा एहतजाज की शक्ल में पूरा हो जाए सिर्फ? अच्छा भट्टी साहब, पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि PTI ने प्लान क्या बनाया है और वो करना क्या चाहती है और 20 जनवरी से पहले पहले उन्होंने एहतजाज की कॉल क्यों दी है। अभी आपने फिरदौस शमीम नकवी साहब की गुफ्तगू सुनी, ये ज़ाहिर बात है वो अपनी उनकी मीटिंग्स में शिरकत करते हैं जी। जो गुफ्तगू ने फरमाई है बड़ी हैरानकुन है, क्योंकि जो बानी PTI ने गुफ्तगू जेल में की थी उन्होंने D चौक आने की बात की थी कि सारे लोग इस्लामाबाद में पहुँचे। अब इन्होंने जो प्लान तश्तज़बाम किया है अपनी गुफ्तगू में, जज्बाती हो गए थे ज़रा कि हम पूरा मुल्क को जाम करेंगे, यानी उनके ट्रेनें बंद करने की बात की है, उन्हें कराची पोर्ट बंद करने की बात की, एयरपोर्ट बंद करने की बात की है। यानी कि अब जब उनको, जैसे गार्डियन ने छापा है कि 2 दफ़ा डील की कोशिश की गई बानी PTI और खासा फिर इसलिए पार्टी रहनुमाओं को बुशरा बीबी ने वार्निंग दी है, थ्रेट की है, अगर आप गिरफ्तार हुए, अगर आप मौके पर ना पहुंचे और अगर पहुंचे भी सही 10,000 कारकुन लेकर, उससे कम लेकर पहुंचे तो आपकी खैर नहीं है, टिकट फिर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि डू और डाई, करो या मर जाओ, इससे पीछे बात नहीं है। बस उन्होंने तो देखो धमकी दी है, जो बुशरा बीबी हैं उन्होंने तो MNAs MPs को धमकी दी है कि अगर MPA 5,000 और MNA 10,000 अफराद नहीं लाएगा तो पार्टी से फारग है। और साथ उन्होंने ये भी ऐड कर दिया है साथ कि अगर वो खुद गिरफ्तारी देते हैं या गिरफ्तार हो जाते हैं, यानी कि अपने आप को उन्होंने गिरफ्तारी से भी बचा कर रखना है। तो गिरफ्तारी तो कभी भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये है भट्टी साहब कि खुल डुल कर बुशरा बीबी अब सियासत में उन्होंने कदम रख दिया। जो मरूसियत का जिनके खिलाफ अलम बुलंद किया गया था, जो हमारी रवायती जमातें हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग, वो बयानिया भी मेरे ख्याल में अब दफन हो गया है। आने वाले दिनों में देखेंगे आप कि आपको बुशरा बीबी सियासत में मजीद एक्टिव नजर आई। जो मैं भट्टी साहब आपको बात बता रहा था वो ये है, अब जो इन्होंने कहा है, गार्डियन ने अखबार ने कह दिया है कि 2 दफ़ा बानी PTI ने कोशिश की
वो नाकाम होगी। अब वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ करूं मैं कि मेरे साथ आकर जेल के दरवाजे खुलें और कुछ अस्करी शख्सियात जेल में दाखिल हों और मुझसे बात करें। वो कैसे हो कि पूरा मुल्क पैरालाइज हो जाए, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया जाए। ख्वाहिशात है ना, मैं नहीं कहता कि ये हो पाएगा, इसमें कहने में और करने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, ताकि लोग मुझसे रब्ता करें। यहाँ तक बात है कि आप कह रहे थे कि 20 जनवरी का इंतज़ार नहीं किया गया, उससे पहले पहले जो 24 नवंबर की तारीख रखी है ताकि ये 10-15 दिन ये चलता रहे, उनको चाहिए खून खराबा। अभी उन्होंने कहा ना, मैंने कहा कि खुदा ना करे कि हमारे हालात श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे हों। श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गए थे, आपको पता होगा, बांग्लादेश में बड़ी। उन्होंने कहा कि आपके मुंह में खाक, यानी कि वो ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी डिफ़ॉल्ट करे और इसी तरह की इतनी ज़्यादा अफरा तफरी हो, यानी कि ये वो तहैया किए बैठे। इनको लाशें चाहिए, खून चाहिए, जो डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले पहले यहाँ खून खराबा हो, ताकि अमेरिका खुलेआम मुदाखलत करे और पाकिस्तान की हुकूमत को वार्न करे कि ये मामला सेटल करें। इस तरह का माहौल मैं ये समझता हूँ। जो अभी फरदौस शबीर नकवी साहब ने गुफ्तगू की है कि आप पिछले 9 मई को रो रहे हैं, इस दफ़ा जो प्लान बनाया गया है, जिसका अभी कुछ हिस्से हमें सुना गए हैं फरदौस शबीर नकवी साहब, ये 9 मई से बड़ा सान है ना कोई हो जाए। हमारी जो हुकूमत है, इन्हें भी फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। इनके जो अज़ाइम है, अभी जो गुफ्तगू आपने सुनी, वो बहुत खतरनाक है, बड़े खतरनाक है। रहम करे, दोबारा वो उस तरफ मामला जाने की कोशिश कुछ लोग कर सकते हैं जो जिस दिन जो साने 9 मई हुआ था। लेकिन खास साहब, जैसे कि हमने कहा प्रोग्राम के शुरू में भी, गुज़श्ता रोज़ भी जब किसी ने कोई बात नहीं की थी, टॉप ट्रेंड में शामिल था साने 9 मई के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए, मुतालबा था, जोर पकड़ रहे। आज भी ये टॉप ट्रेंड में शामिल है। और उसके साथ दूसरा जो ट्रेंड भी शामिल है कि एहतजाज की फ़ाइनल कॉल, बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। इसके साथ साथ खास साहब, इस्लामाबाद के अंदर वली नसर साहब एक अहम शख्सियत है जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ बहुत तवील अरसे से काम कर रहे हैं। कुछ दिनों से उन्होंने इस्लामाबाद में डेरे डाले हुए हैं। इतलात ये हैं कि वो किसी न किसी अहम मिशन पर कारबंद हैं और वो यहाँ पहुँचे हैं। कोई बातचीत इस हवाले से चल रही है, अगरचे कि कोई डील के हवाले से तो कोई बात नहीं है, लेकिन मामलात को सुधारने की ये दरमियान में नॉर्मली आपको पता है, जब आप अमेरिका के अंदर बैठ के इतने वसी पैमाने के ऊपर लॉबिंग कर रहे हो तो किसी न किसी का कोई संदेशा लेके आप आ ही जाते हैं। तो वली नसर साहब एक संदेशा लेकर इस्लामाबाद पहुँचे हुए हैं, मुलाकातें हो रही हैं, बातचीत हो रही है, जहन साजी हो रही है कि कोई ना कोई इसका दरमियानी रास्ता निकाला जाए। इस वजह से हुकूमत भी ये समझती है कि डोनाल्ड ट्रंप जब वो आके जिम्मेदारियां संभालें, उससे पहले पहले 2 शख्सियात के मामलात वो लॉजिकल एंड तक पहुंच जाएं। कानूनी मामलात को जो मुकदमात हैं वो उस दौरान अपने कंक्लूजन पे तक पहुंचाएं, ताकि अगर कोई बात हो, कोई प्रेशर बिल्ड भी हो, तो आप कहें कि मामलात अदालतों में हैं। जिसके अंदर फैज़ हमीद साहब, जिनका मामला तकरीबन काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, और बानी पीटीआई को इस बात का इदराक है कि फैज़ हमीद साहब से मुतल्लिक किसी भी वक्त बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है, और वो अनाउंसमेंट उनके लिए भी बेपनाह मसाइल का, मुश्किलात का, ख़तरात का बाइस बनेगी। उसके साथ बानी पीटीआई के अपने जो मुकदमात हैं वो भी बहुत तेज़ी के साथ लॉजिकल एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इन दोनों शख्सियात से मुतल्लिक जो मामलात हैं, उधर से कोशिश हो रही है कि मामलात को कुछ हैंडल किया जाए। एहतजाज की कॉल आ गई कि प्रेशर बिल्ड किया जाए, को दरमियान में थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस मिल सकेगी। जबकि गवर्नमेंट आज अताड़ साहब की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, 9 मई की बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से दोबारा सबूत सामने रखे गए हैं, वीडियोस पेश की गई हैं, मुतालबा किया गया कि मुकदमात के ऊपर फैसला किया जाए। तो ये मुकदमात बहुत तेज़ी के साथ कंक्लूड होने जा रहे हैं। कंक्लूड आपको पता है, अदालतों से सजा होने के बाद भी फिर दरमियानी रास्ते तो निकल आते हैं, लेकिन एक दफ़ा मामलात लॉजिकल एंड तक पहुंचने में आपका कमेंट लूंगा, अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन इसके साथ बताइएगा कि तहरीक इंसाफ की हिमायतियों ने एक मरतबा फिर एक झूठ टन लिया है। दोबारा जो अमरीकी मुदाखलत नामंजूर कहते थे, अब वो कहते हैं कि अमरीकी अदम मुदाखलत हमें नामंजूर है। तो दोबारा 46 अरकान कांग्रेस से ख़त लिखवाया गया है अमरीकी सदर को, बाइडन को। क्या समझते हैं कि ये चाहते क्या है अमेरिका से? आप इस जुमले को इस तरह भी अदा कर सकते हैं, अमरीकी गुलामी नामंजूर से अमरीकी गुलामी मंजूर तक का सफ़र, ये पीटीआई ने अभी तय किया है। अभी फरदौस नकवी साहब ने बड़ी खुशी का इज़हार किया है जो बाइडन के जाने पर। हमें क्या लगे है कोई तवक्को भी नहीं है उनसे। अच्छा, ये तो बात ऐसे दिल रखने के लिए बात करते हैं ना भट्टी साहब, इनको तवक्को नहीं। आप इनके जिस दिन ट्रंप जीते थे, इनकी खुशियां देखने वाली थी। ये बिल्कुल तवक्कुआत पूरी हैं बयानिए के लिए। एक बंदे की जाने की इनको क्यों खुशी हुई कि ट्रंप जीता है,
तो इनको ये खुशी हुई, ये समझते ये हैं कि बाइडेन इंतज़ामिया ने हमें रुखसत किया है। मैं ऐसे समझता हूँ अमेरिकन इंतज़ामिया जो है वो ना बाइडेन इंतज़ामिया है ना ट्रंप इंतज़ामिया है, वो सिर्फ अमेरिकन इंतज़ामिया है। इसे इसी नज़र से देखना चाहिए। बट इस मैं आपको बताऊँ, अभी जो मामला चल रहे हैं, स्मोक छाई हुई है। एक तो लाहौर पे, मुल्तान पे आपने देखा है, इस्लामाबाद की तरफ भी रुख कर रही है, लेकिन एक सियासी स्मोक भी छाई हुई है। जैसे आपने जिक्र किया है कि 9 मई का टॉप ट्रेंड रहा, कोई उस वक्त गुफ्तगू भी नहीं थी। वज़ीर इत्तलात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उधर से एहतजाज का ट्रेंड चल रहा है, इधर से गार्डियन की स्टोरी आ जाती है कि 2 दफ़ा रब्ता करने की कोशिश की गई लेकिन वहाँ से सुर्ख झंडी दिखा दी गई। तो ये मैं ये समझता हूँ हमने भी कोई अपनी ऐनक स्मोक से जो देख सकती है, स्मोक के अंदर से भी वो निकाली हमने, वो भी देखा, हमने देखने की तो कोशिश खास की है। पीटीए के रहनुमाओं को, बुशरा बीबी को भी बताएं कि वो अपनी एनएक से कैसे स्मोक हटा सकते हैं कि थोड़ी सी उनको भी विजिबिलिटी बेहतर मिले। उनको क्यों नज़र नहीं आ रहा? वो देखें ना, अभी ऐसी ख्याली दुनिया बसा ली है। मैं बताऊं आपको, बानी पीटीआई जेल में है, उनको इस वक्त जो हालात का इदराक नहीं है। ठीक, ये जो 8 फरवरी के हवाले दे रहे हैं, उस तरह लोग वोट डालने के लिए निकले थे भट्टी साहब, लोग डंडे खाने के लिए नहीं निकले थे, लोग शेलिंग खाने के लिए निकले थे। और आपको याद होगा उस दिन हमने कई पोलिंग स्टेशन पर विजिट किया था, बड़े छुप छुपा के, चोरी छुपे उन्होंने, इस तरह तो करते हैं लोग, उन्होंने किया अपना जो भी राइट इस्तेमाल किया, लेकिन सीने पर पत्थर बांध कर आपने बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। खास यहाँ ब्रेक लेंगे, तो ये बड़ा मुश्किल है। ये बड़ा मुश्किल है और ये 24 नवंबर की ये कॉल डेफिनेटली इस हवाले से इन मुश्किलात को यहाँ करेगी और ज़रूरत इसी चीज़ की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इन मामलात का अदराक करे और उस रास्ते पे चले जिससे साने 9 मई की तरफ हालात दोबारा कभी ना जाए। ना यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की आमद के साथ रोजवेलेट होटल का एक ऐसा मुआहदा हुआ था जिसके नतीजे में रोजवेलेट की इंतजामिया को $228 मिलियन मिलने थे। अब ये एक शानदार मुआहदा खतरे से क्यों दो चार है, इसकी तफसीलात शेयर करेंगे आपके साथ एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अमरीकी नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप जो कि गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से सख्त पॉलिसी नाफिज करने के ऊपर यकीन रखते हैं और अब कबीना की निजकारी कमेटी को एक खदशे का सामना है जो रिसेंटली सिटी गवर्नमेंट न्यूयॉर्क के साथ रोजवेलेट होटल इंतजामिया ने एक मुआहदा किया था जिसके तहत जो ऐसे गैर कानूनी तारकीन वतन है, सिटी गवर्नमेंट उनको इस होटल में क़याम करवाती है और उसका जो रूम रेंट तय किया गया है 3 साल का एग्रीमेंट है, जिसके नतीजे में रोजवेलेट को जो माजी करीब के अंदर बहुत से माली मुश्किलात का भी जिसे सामना करना पड़ा, उस मुआहदे के तहत रोजवेलेट इंतजामिया को सिटी गवर्नमेंट की तरफ से $228 मिलियन मिलना थे। लेकिन अब इस बात का खदशा जाहिर किया गया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद शायद ये मुआहदा आगे ना चल पाए और रोजवेलेट को एक मरतबा फिर बड़ी माली मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा हुकूमत ने जहाँ पर पीआई की निजकारी के हवाले से बहुत सी कंसर्न का और परेशानियों का सामना है, वहीं पर अब निजकारी कमेटी को पीआई की निजकारी के साथ साथ रोजवेलेट से मुतल्लिक भी अब नई हिकमत अमली अपनाना होगी और इसकी नई हिकमत अमली के ऊपर गौर किया जा रहा है कि अगर मुमकिन तौर के ऊपर अमरीकी सदर ने कुछ ऐसा एडवर्स एक्शन कर दिया तो फिर रोजवेलेट को बजाय इसके कि माली बहरान से दो चार किया जाए, फिर सेकंड ऑप्शन के ऊपर दोबारा काम शुरू करने के लिए हदायत जारी कर दी गई हैं। तो अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं नाज़रीन। मुल्क भर के किसानों को कुछ गैर मकूल पॉलिसियों की वजह से माली मुश्किलात का सामना है। गंदम की खरीदारी न होने के नतीजे में मतलूबा कीमत उनको ना मिली, लेकिन उसके बावजूद पंजाब गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया जिसके ज़रिए से किसान कार्ड के तहत किसानों को बिलासूद कर्ज देने का फैसला किया गया और 80 अरब रुपए की खतीर रकम बिलासूद कर्ज के तौर के ऊपर थ्रू किसान कार्ड दी जा चुकी है। और अब किसानों ने एक मरतबा फिर उम्मीद बांधी है कि अपनी ज़री पैदावार को बढ़ाया जाए और ज़री पैदावार बढ़ेगी तो पाकिस्तान की मौशत स्ट्रेंथन होगी, पाकिस्तान की GDP ग्रोथ में इजाफा होगा। लेकिन किसानों को अभी भी ख्वाजा साहब बहुत सी मुश्किलात का सामना है। वो मुश्किलात ये हैं कि DAP जो कि अब रबी फसल के दौरान या कोई भी फसल आप उगाते हैं तो उससे पहले उसका इस्तेमाल बहुत मैटर करता है। किसान कहता है कि मुझे सस्ती DAP मिल जाए, बर वक्त मिल जाए तो मैं आपको बम्पर क्रॉप दे सकता हूँ। अब किसानों को DAP की खाद जो कि उन्होंने अक्टूबर के महीने में खास साहब तकरीबन उन्होंने कोई 2,08,000 उसका कोई तखमीना था, 2,08,000 टन, लेकिन उन्होंने अक्टूबर के महीने में 3,09,000 टन DAP खरीदी है। वजह क्या? पंजाब हुकूमत का बिलासूद कर्ज के फराहमी, किसानों के पास गुंजाइश पैदा हुई, उन्होंने मैक्सिमम अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए DAP खाद ज़्यादा खरीदी।
लेकिन दूसरी जानिब फर्टिलाइजर कंपनी वफाकी हुकूमत की डायरेक्शन के बावजूद DAP खाद की बोरी की कीमत जो कि इस वक्त 12,000 रुपये तक पहुंच चुकी है और हुकूमत समझती है कि इसमें गैर मुनसिफाना तौर के ऊपर ज़्यादा कीमत वसूल की जा रही है, नाजायज़ मुनाफाखोरी हो रही है। 3,000 फी बैग फौरी तौर पर कीमत कम होनी चाहिए। इजलास हुआ, वज़ीर सनअत व पैदावार ने इजलास की सरबराही की, लेकिन फर्टिलाइज़र कंपनियों के नुमाइंदों ने कहा कि हम फौरी कमिटमेंट नहीं करते, हम मैनेजमेंट के सामने बात रखेंगे और फिर देखा जाएगा। यानी कि उनके दिल नहीं चाहता कि वो जो उनकी अब नॉर्मल प्रॉफिटिंग है वो कम हो। खासतौर पर किसानों ने एक बार तो फिर हौसला बांधा है कि वो ज़्यादा काश्त करें, अपनी पैदावार को बढ़ाएं। तो फर्टिलाइज़र कंपनी भी थोड़ा सा रहम करें, थोड़ा जो नाजायज़ मुनाफा है उसमें थोड़ा कमी कर लें। भट्टी साहब, ये तारीख का सबसे बड़ा इनिशिएटिव था जो पंजाब हुकूमत ने लिया। 80 अरब रुपया बिला सूद कर्जा दिया किसानों को, ताकि इस मुल्क का किसान खुशहाल हो और ज़राअत फ़रोग पाएगी तो हमारा GDP बेहतर होगा। अब ये फर्टिलाइज़र जो कंपनियां हैं, ये इसलिए उन्होंने कर्ज दिया कि आप 5 लाख तक कर्ज लें ताकि खाद या अद्वियात खरीद सकें आप। इसलिए आप बाद में जब आपके पास पैसे आ जाए तो उसको आप वापस कर दें, इस पर कोई सूद नहीं होगा। अब ये साहूकार जो है, जो आड़ती है, उसके चुंगल से निकाला है किसानों को। उनके चुंगल से निकले हैं तो जो फर्टिलाइजर कंपनियों के बड़े मगरमच्छ हैं वो आ गए। फी बोरी 3,000 रुपये महंगा। भट्टी साहब, ये कितना बड़ा जुल्म है इस किसान के साथ, और आपने उनके चुंगल से निकाला। हुकूमत ने पैकेज दिया, उस सारे हुकूमती पैकेज को ये फर्टिलाइजर कंपनियां एक कार्टल बना के इसको नाकाम कर रही हैं। मैं समझता हूं इनको बंद किया जाए भट्टी साहब, और जो लोग नहीं करते उनके कारखानों को सील किया जाए। आप हुकूमत उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है, सारी दुनिया लगी है यार हमारा किसान जो है वो अपने पांव पर खड़ा हो सके। अगर फी बैग 3,000 रुपये आप उनको अजाफी वसूल करेंगे तो ये जो आपने कर्ज दिया है, ये बाकी चीज़ें उनको रिलीफ देने की कोशिश करें, ये सारा तो फर्टिलाइजर कंपनियां ले जाएंगी। इनको होश के नाहल लेने चाहिए। हुकूमत को इस पर इंतहाई सख्त इकदाम करना चाहिए। अभी गंदम की फसल की बुआई होनी है, चावल की फसल काटी गई है, अभी ये राइट टाइम है। हम ये है कि हम जब मौका निकल जाता है तो फिर लकीर पीटते रहते हैं। अभी इसी वक्त इनको नोटिस लेने का। दूसरी एक और बड़ी अहम बात बड़ी बताने लगा हूं, अभी किसानों की जो गंदम की कीमत है वो इंतहाई कम लगी थी। 2,500 से 3,000 तक गंदम फीमन फरोख्त हुई। किसान अभी उनको बीज, उसी गंदम का बीज 5,000 रुपए मन किसानों को वापस बेचा जा रहा है। इस पर भी हुकूमत को गौर करना चाहिए कि बीच में कौन लोग हैं। किसान को बीज सस्ता मिलेगा भट्टी साहब तो वो अपनी फसल उगा सकेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल अभी आप उनको साहूकारों के चंगल से निकालेंगे तो फर्टिलाइजर कंपनियों वाले आ जाएंगे। इधर आप बीज महंगा देंगे तो सब कुछ जो है फसल के ऊपर ही पड़ना है ना भट्टी साहब। बिल्कुल ऐसे है। तो ये मामले को अभी देखने की जरूरत है। इस वक्त राइट टाइम है, खासा बड़ा ये राइट टाइम है। बहुत राइटली आपने पॉइंट आउट किया है। हम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा से तवक्कुर करते हैं कि वो इस मामले का नोटिस लें। अगर आप किसानों को मतलूबा कीमत पर गंदम की खरीदारी को यकीनी उनसे नहीं बनवा सके, मतलूबा कीमत नहीं दे सके, तो खुदारा अब जो किसान गंदम की बम्पर क्रॉप के लिए एक मरतबा दोबारा मुतहरिक हुए हैं, उनको गंदम का बीज जो बीज पैदावार के लिए चाहिए वो 5,000 से लेकर 5,600 रुपये फी मन मिल रहा है। तो खुदारा इसके ऊपर नोटिस लीजिए। किसान के साथ दोबारा जुल्म हो रहा है, किसान को इस जुल्म से बचाइए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।